बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस की थी। आज क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 फ्रॉम बुक वन का लेसन नंबर 8 गुलिस्तान ऑफ सादी बाय शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। शेख सादी के बारे में कहा जाता है कि वो एक अजीम स्टोरी टेलर थे और उनकी हकायात, उनकी पैराबल्स बहुत मशहूर हैं। सफ़रनामे भी उन्होंने लिखे, पैराबल्स भी, यानी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी जो मॉरल बेस्ड स्टोरीज़ थी। और आज का यूनिट नंबर 8 हमारा गुलिस्तान ऑफ सादी, इसमें भी गुलिस्तान सादी से ही 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हमारे साथ डिस्कस की जाएंगी जो मॉरल बेस्ड स्टोरीज़ हैं, ताकि पढ़ने वाले को अखलाकी तौर पर भी सबक हासिल हो। शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके स्टोरीज़ और उसके बाद हम मूव करेंगे रीडिंग की तरफ। और सेकंड टॉपिक आज का एज़ यूजुअल हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स है और आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 156 टू 160 पेयर ऑफ वर्ड। सो मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, गुलिस्तान ऑफ सादी बाय शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। पहली स्टोरी यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर वो हमें इंपॉर्टेंस बताता है गुलिस्तान सादी की इंपॉर्टेंस क्या है इस किताब की। बताता है कि जितने पुराने राइटर थे, जितने इंग्लिश राइटर्स थे, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जो पैराबल्स थी, जो हकायात थी, जो मॉरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरीज थी, उनको वो अपनी किताबों के अंदर दर्ज करते होते थे। यानी इसका मतलब है कि ये किताब किसी एक मज़हब के लिए, किसी एक इलाके के लिए नहीं थी। ये बुक जो थी ये यूनिवर्सल थी, यानी पूरी दुनिया में हर जगह पर पाए जाने वाले लोगों के लिए ये जो स्टोरीज थी वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखती थी, क्योंकि इसमें जो अखलाकियात का दर्स दिया गया है वही अखलाकियात का दर्स दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर मौजूद है। तो यूनिवर्सलिटी इस किताब के अंदर हमें नज़र आती है, आलमगीरियत हमें दिखाई देती है इस किताब के अंदर। और स्टोरीज़ की तरफ मूव करते हैं। पहली स्टोरी जो गुलिस्तान सादी से ली गई, जो हमारे टेक्स्ट का हिस्सा है, उसमें वो हमें बताता है कि ईरानी ग़ुलाम और उसका जो बादशाह, यानी कि ईरानी बादशाह और ईरानी ग़ुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे और सार्जेंट भी साथ था। सार्जेंट कहते हैं वो पुराने ज़माने में जब बादशाही निज़ाम होता था तो जो बादशाह की स्पेशल जो होते थे सार्जेंट, यानी कि स्पेशल जो ज़िम्मेदार होते थे निगरानी के, उन लोगों को सार्जेंट बोला जाता था। एक ही कश्ती में बादशाह सफ़र कर रहा था, ग़ुलाम भी साथ मौजूद था, साथ में उसकी जो टीम वो मौजूद थी, सार्जेंट भी मौजूद था। कश्ती जब सेंटर में पहुंची तो पानी के हचकोलों की वजह से कश्ती ने हिलना शुरू कर दिया। अब कश्ती में मौजूद बादशाह समेत जितने मुसाफिर थे सबके लिए बड़ी परेशानी का सबब बना और वो सारे के सारे परेशान थे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन उसी कश्ती में मौजूद एक ग़ुलाम जो था, इससे पहले उसने समंदरी सफ़र नहीं किया था, वो समंदर में गया नहीं था, इस वजह से वो कंडीशंस को, हालात को जानता नहीं था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी मुसाफिर हालात की वजह से, वो जो वहाँ पर पैदाशुदा हालात है समंदर के अंदर, कश्ती हचकोले खा रही थी, पहले ही खौफज़दा थे, ऊपर से इसका चिल्लाना ग़ुलाम का उनको मज़ीद परेशान कर रहा था। बादशाह भी बहुत परेशान था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसका हल क्या किया जाए। सार्जेंट जो वहाँ पर मौजूद था उसने बादशाह से परमिशन ली कि अगर आप मुझे परमिशन करें तो मैं इसको चुप करवा दूं। तो बादशाह ने बोला कि इट विल बी अ ग्रेट फेवर, बड़ा एहसान होगा आपका अगर आप इसको चुप करवा दें। तो सार्जेंट ने क्या किया, उस ग़ुलाम को पकड़ा और पकड़ के उसको पानी में फेंक दिया। जो ही उसको पानी में फेंका, अभी वो डूबने ही वाला था कि उसको दोबारा से पकड़ के निकाल के कश्ती के अंदर बिठा दिया। और उसके बाद जो मंजर देखा गया कि वो ग़ुलाम जो था वो आराम से कश्ती की एक साइड उसने पकड़ी और आराम से बैठा रहा। तो अब बादशाह बड़ा हैरान था सार्जेंट के इस काम पर कि उसने ये क्या किया, यानी कि एक सिर्फ उसको एक दफ़ा पानी में फेंका और निकाल के उसको बिठा दिया और चुप करके बैठ गया। तो वजह पूछी गई सार्जेंट से कि रीज़न क्या थी। तो बड़ी प्यारी लाइन हमसे शेयर किया है यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर कि अ मैन डजंट रियलाइज दैट वर्थ ऑफ सेफ्टी, इंसान अपनी हिफाजत की कदर व कीमत तब तक नहीं जानता अनलेस फ्रॉम द मिसफॉर्चून अंटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, जब तक कि वो बदकिस्मती का सामना नहीं कर लेता। यानी इंसान को अपनी जो चीज़ें उसके पास मौजूद हैं या जिस जगह पर वो मौजूद है अगर वो महफूज है तो अपनी हिफाजत की कदर व कीमत तब तक नहीं जानता इंसान जब तक कि वो बदकिस्मती का मज़ा नहीं चख लेता। यानी इंसान के पास जो मौजूद होता है इंसान को शुक्र करना चाहिए जिस हालात के अंदर इंसान है। बदकिस्मती का जो दौर होता है वो हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा अबतर हो जिस हालत के अंदर इंसान मौजूदा ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे कि वो जो ग़ुलाम था वो कश्ती के अंदर था, कश्ती अगरचे हचकोले खा रही थी लेकिन स्टिल वो कश्ती के अंदर महफूज थे, तब तक एटलीस्ट महफूज है जब तक कि वो कश्ती उलटती नहीं और पानी में नहीं गिरते। यानी उसके पास कश्ती थी, उसकी हिफाजत का आइडिया नहीं था और जब उसने असल में थ्रेट देख लिया कि क्या ख़तरा हो सकता है तो अब उसे मालूम होगा कि जब तक पानी में नहीं डूबते तब तक ये जो चीज़ हमारे पास मीडियम मौजूद है कश्ती, ये बहुत कदर व कीमत वाली है। अब उसने अपने पास मौजूद चीज़ की कदर व कीमत को जान लिया था
और जिसकी वजह से वो आराम से बैठ गया। तो यही हम सब के लिए मॉरल लेसन भी छोड़ गया कि इंसान तब तक अपने पास मौजूद चीज़ों की कदर कीमत को नहीं जानता जब तक कि इंसान से वो चीज़ें छिन नहीं जाती। सेकंड स्टोरी हमसे शेयर करता है कि इसी तरह एक ईरानी बादशाह जो था वो सफ़र पे निकला और जंगल में पहुंचा, और जब जंगल में पहुंचा तो उसने एक हरण का शिकार किया और हरण को रोस्ट करने का प्रोग्राम बना। रोस्ट करने के लिए साल्ट चाहिए था, नमक चाहिए था, तो वो कम पड़ गया। बादशाह ने अपने गुलाम को करीबी बस्ती में भेजा कि जाओ नमक लेके आओ। वो गुलाम गया और वो बादशाह के लिए साल्ट ले आया। जब लेके आया तो उस बादशाह ने उस गुलाम से पूछा कि क्या इस नमक की कीमत अदा कर दी है? तो गुलाम ने कहा कि सर मैंने तो बस आपका बताया, यानी आपका नाम लिया कि बादशाह के लिए नमक चाहिए, तो मुझे कीमत अदा नहीं करना पड़ी, यानी मैं कीमत अदा करके नहीं आया। बादशाह ने बड़ी प्यारी बात कही कि वापस जाओ उस बस्ती में और ये नमक वापस करके आओ, या नमक वापस करके आओ या नमक की कीमत अदा करके आओ। क्योंकि दुनिया के अंदर जुल्म जो होता है उसकी बुनियाद हमेशा छोटी होती है, यानी पहले इंसान छोटा गलत काम करता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा गलत काम, फिर उसके बाद उससे बड़ा, हत्ता कि इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, ह्यूज मल्टीट्यूड हो जाता है ये जो जुल्म सितम होता है। तो दुनिया में जुल्म की बुनियाद हमेशा छोटी होती है। जो इसमें इजाफा करता है, यानी जो इसके अंदर इजाफे का सबब बनता है, वो बंदा भी दुनिया के अंदर हमेशा याद रखा जाता है। बादशाह ने ये बात गुलाम को कही और लाइन हमारे साथ जो शेख सादी ने शेयर की, अ टेरेंट डजंट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉर एवर, कि जालिम खुद दुनिया में नहीं रहता लेकिन उस पर पड़ने वाली जो लानतें हैं, जो लानत मलामत है, वो हमेशा दुनिया में रहती है। यानी जुल्म व सितम का आगाज़ जो होता है ना, करने वाला शख्स हमेशा के लिए लानत का मुस्तहिक ठहरा दिया जाता है। वो जुल्म व सितम का लेवल चाहे कुछ भी हो, और जुल्म व सितम हमेशा शुरू छोटे लेवल से होता है, छोटी छोटी बातों से होता है। इस वजह से बादशाह ने कहा कि ये जो नमक है या वापस करके आओ या कीमत अदा करके आओ, क्योंकि मैं इस जुल्म का आगाज़ नहीं कर सकता कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एलिट क्लास एरिस्टोक्रेट्स लोग फ्री ऑफ कास्ट गरीबों से कोई चीज़ वसूल करें। थर्ड स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं कि इसी तरह बादशाह एक दफ़ा बीमार होता है और बादशाह की सेहतयाबी के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे होते, और बिलाखिर जो फिजिशियन होता है, जो रॉयल फिजिशियन होता है, शाही हकीम, उसको बुलाया जाता है और वो प्रॉपर चेकअप करता है और वो बादशाह वो यानी कि ऑर्डर देता है कि हमें एक बाइल चाहिए, एक आंत बादशाह की ख़राब है, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें तो बादशाह रिकवर हो सकता है। ऑर्डर इशू कर दिए गए काजी की तरफ से कि बंदा ढूंढा जाए जिसकी आंत की, जिसकी बाइल की जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल बादशाह की बाइल की तरह की होनी चाहिए। जिस तरह हम लोग ब्लड ग्रुप मैच करके लगाते हैं, यानी कि जो ग्रुप्स बने हुए हैं, या RH फैक्टर हम लोग मैच करते हैं, इसी तरह उसने ऑर्डर इशू किया कि बाइल चाहिए, उसमें ये सर्टन क्वालिटीज़ होनी चाहिए और ऐसा बंदा ढूंढा जाए। काजी के कहने पर ऑर्डर जब इशू किए गए तो पूरे मुल्क का सर्च करना शुरू कर दिया गया। एक गरीब किसान का एक बेटा मिला जिसके बाइल की प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसी थी जैसी चाहिए थी। उस के पेरेंट्स से रब्ता किया गया और जो बादशाह के लोग थे, बादशाह के जो सर्जेंट्स थे, उन्होंने इस फैमिली से जब रब्ता किया तो फैमिली को बताया गया कि बादशाह की सेहत याबी के लिए हमें बाइल चाहिए आपके बेटे की, और उसके लिए आपके बेटे की दूसरे लफ्ज़ों में कुर्बानी करनी पड़ेगी, ज़िबा करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमने उसकी आंत निकालनी है जो बादशाह को लगनी है। तो पेरेंट्स गरीब थे, उन्होंने हाँ कर दी और 7 सार्जेंट्स जो भेजे थे बादशाह ने, उन्होंने ऑफ़र भी किया था कि आपको भारी इनाम इकराम और आपको पैसे भी मिलेंगे और दौलत, यानी जो आप चाहोगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके बच्चे की आंत हमें चाहिए। जो गरीब लोग, जो गरीब पेरेंट्स जो थे वो राज़ी हो गए, एग्री किया उन्होंने इस बात पे, और बच्चे को पकड़ के लाया गया बादशाह के दरबार में और मतलूबा दिन मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया गया जहां पर उसको ज़िबा किया जाना था और उसकी आंत निकालनी थी। अब बादशाह भी बैठा हुआ है, काजी भी बैठा हुआ है जिसने ऑर्डर इशू किए हुए थे, और सार्जेंट जो पकड़ के लाने वाले वो भी थे, और उस बच्चे के पेरेंट्स भी मौजूद थे। ऐन वक्त पर जब उसको ज़िबा किया जाना था, उसकी कुर्बानी करनी थी और आंत के लिए, ऐन उसी वक्त उस बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराना शुरू कर दिया। बादशाह भी उधर मौजूद था, तो बादशाह ने उससे पूछा कि क्या मसला है, यानी आप क्या माजरा है, आप आसमान की तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर लम्हों के अंदर आपको मार दिया जाएगा, ज़िबा कर दिया जाएगा, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही, उस बच्चे ने कहा कि देखें, बच्चे को जब कोई भी परेशानी होती है तो बच्चा हमेशा सबसे पहले अपनी परेशानी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है, यानी अपने वालिदैन के साथ शेयर करता है, ताकि वालिदैन उसकी परेशानी को हल करें, उसका हल निकालें। अगर वालिदैन नाकाम हो जाएं किसी चीज़ का हल निकालने में, फिर बच्चा यानी वो बंदा जो होता है वो रब्ता करता है किससे, काजी से, ताकि वो उसके मसले का हल निकाले। काजी भी अगर नाकाम हो जाए तो फिर मसला पहुंचाया जाता है बादशाह की अदालत के अंदर कि वो उसके मसले का हल निकाले, उसकी परेशानी को हल करे। मेरे केस में देखें, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी मकसद के
आंत निकालने के लिए मेरे वालिदैन जिनको मेरी फेवर करनी चाहिए थी, वो मेरे क्या नाम है कत्ल करने पर, खून बहाने पर राज़ी हो गए हैं, सिर्फ दुनिया की मालो दौलत के लिए कि उनको स्टेटस ऑफ़र किया गया, उनको वेल्थ ऑफ़र की गई, इस चीज़ के लिए उन्होंने मेरा खून बहाने की इजाज़त दे दी है। काजी की अगर हम बात करें, काजी का मकसद होता है फ़ैसला करना, यानी कि इंसाफ के साथ फ़ैसला करने वाला। और काजी ने भी क्या कर दिया है, मेरे मामले के अंदर मेरे कत्ल पर सिग्नेचर कर दिए, साइन कर दिए कि ओके बादशाह की सेहतयाबी के लिए इस बच्चे को ज़िबा कर दिया जाए, हालांकि मैंने कोई भी कानूनी जुर्म नहीं किया। और आखिरी उम्मीद बंदे की बादशाह होता है कि बादशाह से इंसाफ तलब करना। और मेरे मामले के अंदर, मेरे केस के अंदर बादशाह खुद ये सोच रहा है कि मेरे कत्ल करने पर, मेरा खून बहाने पर, मेरी आंत निकालने पर अगर उसको रिप्लेस की जाएगी तो बादशाह ठीक हो जाएगा। पॉसिबल है कि बादशाह आंत रिप्लेस करने के बाद भी ठीक ना हो, तो फिर तो बादशाह के दिमाग में बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा इस बच्चे की इस बात का कि ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि दोबारा, यानी कि बच्चे को ज़िबा करने के बाद, ऑपरेट होने के बाद भी बादशाह ठीक ना हो। जो ये बात बादशाह के दिमाग को क्लिक की, और उसने साथ ही बच्चे ने कहा कि अपने अल्लाह की तरफ देख रहा हूँ और मैं अपने ये जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है इसका मैं इंसाफ अल्लाह ताला से डिमांड कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक तू ही मुझे इंसाफ दे, तू ही मेरी आखिरी जो है ना वो अब आखिरी पॉइंट है, तुझसे ही इंसाफ तलब कर रहा हूँ। क्योंकि जितने लोग दुनियावी लोग बैठे हुए हैं, बादशाह है, काजी है, मेरे पेरेंट्स हैं, ये दुनियावी सेहत के लिए, दुनियावी मालो दौलत के लिए मेरे खून बहाने पर राज़ी हो गए, और अब तेरे हुजूर मैं ये दुआ करता हूँ कि तू मुझे इंसाफ दे। बादशाह को बच्चे की ये जो इमोशनल स्पीच थी, बातें थी, वो अच्छी लगी और उसको क्लिक कर गई, और बादशाह ने फ़ौरन उस बच्चे को छोड़ दिया और उसने कहा कि यानी कि अगर मेरी किस्मत में ठीक लिखा होना हुआ तो मैं इसके बगैर भी ठीक हो सकता हूँ। उस बच्चे को छोड़ दिया, मालो दौलत भी दिया गया, ओहदा भी दिया गया, सारा कुछ दिया गया। और कहते हैं कि लोगों ने देखा फिर कि चंद ही दिनों के अंदर बादशाह जो था वो बगैर ऑपरेट के, बगैर किसी मेडिसिन के ठीक हो गया। अल्लामा साहब ने बड़ा प्यारा शेर कहा था इस बारे में कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। यानी कि अगर हम इंसानों के साथ भलाई करेंगे तो अल्लाह की ज़ात यकीनन उस इंसान के साथ भलाई करेगी जो इंसानों के साथ भलाई करने वाला है, क्योंकि अल्लाह रहम करने वालों पर रहम करता है और जालिम का अल्लाह ताला कभी भी साथ नहीं देता। 3 छोटी छोटी स्टोरियाँ डिस्कस की गई हैं और आज हम पार्ट 1 इसका डिस्कस करते हैं। सो मूव ऑन द टेक्स्ट पार्ट नंबर, लाइन नंबर 1, लेसन नंबर 8, गुलिस्तान ऑफ सादी, लाइन नंबर 1। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अजीम दास्तान गो थे, इन्हें कहानियाँ सुनाने में, मॉरल बेस्ड स्टोरीज बताने में मशहूर थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, आपकी बातें तमाम कौमों के लिए हैं। एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, परपेचुअली मीन हमेशा से ही, फॉर एवर, और हमेशा से ही जदीद हैं। सेड एमरसन, एमरसन ने ये कमेंट दिया था। एमरसन ने कहा था कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम दास्तान गो है और आपकी दास्तानें किसी एक कौम के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए हैं, और आप हमेशा से ही जदीद हैं। हमेशा से जदीद मतलब कि जैसी उनकी बातें उस दौर के अंदर, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर सादिक थी, सही साबित होती थी, आज इस दौर के अंदर भी उनकी बातें बिल्कुल सही साबित हैं। ही थॉट ऑफ गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। एमरसन ने कहा था कि गुलिस्तान किताब दुनिया के अंदर पाई जाने वाली मुकद्दस किताब बाइबल की मानंद ही है, बाइबल की तरह ही है। यानी जिस तरह वो क्रिश्चियंस के लिए मुकद्दस किताब है, इसी तरह की अहकामात, इसी तरह की पैराबल्स गुलिस्तान सादी के अंदर मौजूद है, इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। फॉर ही फाउंड इन इट द यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ, क्योंकि एमरसन ने जब इसको पढ़ा तो इस किताब के अंदर उसको अखलाकी कवानीन की आलमगीरियत मिली। यानी ऐसे अखलाकी कवानीन जो किसी एक कौम तक महदूद नहीं थे, जो किसी एक इलाके तक महदूद नहीं थे, किसी एक नस्ल तक के लिए नहीं थे, बल्कि आलमगीर कवानीन थे, अखलाकी कवानीन। गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन, गुलिस्तान जिसका तर्जुमा लातीनी में हुआ, एंड इंग्लिश, और इंग्लिश में हुआ बाद में, बिकेम लव फॉर द पीपल, ये लोगों की मोहब्बत का सबब बन गई। यानी पर्शियन में लिखी गई थी, इंग्लिश में जब ट्रांसलेट होकर दुनिया के सारे कोनों में पहुंची तो लोगों की मोहब्बत का मरकज़ बन गई। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बात नोट करने के काबिल है, दैट इंग्लिश स्कॉलर्स के, इंग्लिश आलम लोग जो थे, यूज्ड सादीज ट्रांसलेटेड पैराबल्स, वह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तर्जुमा की हुई जो थी पैराबल्स, हक़ाइक़ थे, इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी किताबों के अंदर दर्ज करते थे। यानी इंग्लिश स्कॉलर जब अपनी किताब लिखते तो उसके अंदर जो रेफरेंस देते थे वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुलिस्तान सादी के रेफरेंस होते थे। टिल इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, हत्ता कि लोगों को मालूम हो गया, यानी इंग्लिश लोग शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से मटीरियल उठाते और पेस्ट कर देते अपनी क्या नाम बुक के अंदर। बाद में मालूम हुआ इट इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि इंग्लिश तर्जुमा है ऑफ लैटिन वर्जन, लातीनी का,
यानी लातीनी ज़ुबान में तर्जमे का ऑफ ओरिजिन पर्शियन, जो असल में फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई थी। यानी बाद में लोगों को मालूम होगा कि ये जो रेफरेंसेस होते हैं जो बीच में पुट किए जाते हैं ये आए हैं शेख सादी की किताब गुलिस्तान सादी से। असल में शेख सादी की किताब लिखी गई थी पर्शियन के अंदर, फिर पहली दफ़ा तर्जुमा हुआ था लतीनी में, और लतीनी से बाद में तर्जुमा हुआ इंग्लिश ज़ुबान के अंदर। और तब लोगों को, जब इंग्लिश में तर्जुमा हुआ तब लोगों को मालूम हुआ कि ये जो अंग्रेज़ लोग बीच में स्टोरीज पुट करते हैं मॉरल बेस्ड, ये और कहीं से नहीं आई बल्कि कहाँ से आई है, ये गुलिस्तान सादी से ली गई हैं। एडवन आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब, एप्टली APTLY, एप्टली मीन मुनासिब तरीके से, डिस्क्राइब बयान किया। एडवन आर्नल्ड ने बड़े मुनासिब तरीके से बयान किया है गुलिस्तान सादी किताब को इन क्लिनरी टर्म, किचन की इस्तिलाह के अंदर। यानी गुलिस्तान सादी को उसने बयान किया किचन की इस्तिलाह में, और क्या कहा, एन इंटेलेक्चुअल पिलफ, एक दानशवाराना पुलाव। यानी किताब जिस तरह पुलाव क्या नाम है उसकी खुशबू भी प्यारी और जायका भी प्यारा, यानी कि वो हर एक चीज़, इसी तरह ये जो किताब है इसके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है वो खूबसूरती रखती है। एंड अ लिटरेरी करी, और एक अदबी शोरबा, जिस तरह शोरबा खाने को सहल बनाता है, आसान बनाता है, इसी तरह ये किताब हमारी जो मॉरल्स हैं उसको आसान बनाती है, उसको बेहतर बनाती है। ठीक है। एन इंटेलेक्चुअल बिलफ, एक दानशवराना पुलाव, अ लिटरेरी करी, करी कहते हैं शोरबे को, अदबी शोरबा, अ कबाब ऑफ वर्सटाइल जीनियस, वर्सटाइल का मतलब होता है हमागीर, ऑल राउंड, और जीनियस मीन जहन, ऑल राउंड जहन रखने वाला एक कबाब। कबाब भी जिस तरह डिलीशियस होता है खाने के मामले में, उसके क्या नाम है खुशबू के मामले में, इसी तरह ये किताब जो है क्लिनरी टर्म के अंदर किचन की इस्तिलाह में बयान की कि जिस तरह पुलाव खूबसूरत लगता है, खाने के लिए टेस्टी होता है, देख के मुंह में पानी आता है, इसी तरह ये किताब उन हकायात से भरपूर है जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं, जो टेस्टी भी हैं और दिखने में भी खूबसूरत हैं। इसी तरह शोरबे की मानंद है ये वाली किताब, मतलब कि जिस तरह शोरबा खाने को सहल बनाता है, इसी तरह ये हमारे अखलाकियात को बेहतर बनाती है। और तीसरे नंबर पे वर्सटाइल जीनियस, कबाब की मानंद है, जिसकी खुशबू भी प्यारी होती है, जायका भी बेहतर होता है, और यानी कि इंसान खाते हुए बेहतरीन महसूस करता है। इसी तरह इंसान इसको पढ़ते हुए भी बेहतरीन महसूस करता है, अपने अखलाकियात को अपडेट महसूस करता है। और उसके बाद द रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय दीज पैराबल, पढ़ने वाला यकीनन इन इस्लाहात से इसको एंजॉय करेगा, एट फूड फॉर थाट्स, और ये जो इस्लाहात इसके अंदर बयान की गई हैं उसके लिए दिमागी खाना साबित होंगी। वंस अ किंग एंड पर्शियन स्लेव आर सेलिंग इन द सेम बोट, एक दफ़ा ईरानी गुलाम और बादशाह एक ही बोट में सफ़र कर रहे थे। स्लेव हैड नेवर बिन एट सी, गुलाम ने कभी समुद्री सफ़र नहीं किया था, एंड नेवर एक्सपीरियंस एनी कालमिटी, और ना ही किसी कालमिटी, किसी मुसीबत परेशानी का सामना किया था। आफ्टर सम टाइम द बोट वाज हिट बाई अ स्टॉर्म, कुछ देर के बाद कश्ती जो थी वो तूफ़ान से जा लगी, यानी तूफ़ान आ गया, एंड स्टार्टेड टॉसिंग, और कश्ती ने हिलना शुरू कर दिया। इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स के लिए, मुसाफरों के लिए बात बड़ी इनकन्वीनियंट, बेसकूनी वाली थी, परेशानी वाली थी। ऑल रिमेन क्वाइट, सब चुप थे, एक्सेप्ट द स्लेव, उस गुलाम के अलावा, हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड, जिसने डूबने के खतरे से बिगेन टू क्राई, चिल्लाना शुरू किया, एंड ट्रेम्बल, और कांपना शुरू किया, एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर अदर, और दूसरों के लिए बड़ी बेसकूनी पैदा की। अदर्स ट्राई टू पैसिफाई हिम, बाकी लोगों ने उसको पैसिफाई, पुरस्कून करने की कोशिश की, बाई काइंडनेस, हमदर्दी के ज़रिए, एंड अफेक्शन, और मोहब्बत के ज़रिए, यानी समझा रहे थे उसको, बट ही डिडंट हियर एनीबॉडी, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, जब ये बेचैनी, अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, काफ़ी देर तक रही, किंग आल्सो बिकेम डिस्प्लीज, बादशाह भी नाराज़ हुआ। इन दैट बोट देयर हैपेंड टू बी अ सार्जेंट, उसी कश्ती में एक सार्जेंट था, यानी शाही गुलाम था। वो सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम, अगर आप इजाज़त दें तो क्या इसको चुप करवा दूँ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, ये तो आपका बड़ा एहसान होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। द किंग सेड, बादशाह ने कहा। सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर, सार्जेंट ने यानी शाही गुलाम ने हुक्म दिया कि इसको पानी में फेंक दिया जाए, सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी के सही खतरे से दो चार हो सके। 2 persons थ्रू हिम इन द सी, 2 बंदों ने उसे उठाया, पानी में फेंक दिया। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्रोन्ड, और जब वो डूबने ही वाला था, दे पुल हिम बैक, उन्होंने पुल बैक किया, उन्होंने वापस दोबारा खींचा, टू द बोट, कश्ती में लोड किया, एंड क्लंग द स्टर्न, स्टर्न कहते हैं अकबी हिस्से को, कश्ती का जो पिछला हिस्सा होता है, बैक साइड, उसको पकड़ा, एंड विद द बोथ ऑफ हिज हैंड, कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ के आराम के साथ बैठ गया। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन क्वाइट, बैठा रहा और खामोश हो गया। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, बादशाह को बड़ी बात अजीब लगी। हु कुडंट कॉम्प्रीहेंड समझना, अंडरस्टैंड करना, जो समझ नहीं सका, द विजडम, अक्ल को, शऊर को, द एक्शन टेकन बाय सार्जेंट, सार्जेंट के ये जो काम किया सार्जेंट ने, इसके अंदर क्या अक्ल पोशीदा थी, क्या राज पोशीदा थी, इसको नहीं समझ सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने पूछ ही लिया बादशाह ने। द सार्जेंट रिप्लाइड, सार्जेंट ने कहा,
बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड, इससे पहले इसको डूबने के खतरे का अंदाज़ा नहीं था। ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, इस वजह से इसको कश्ती की हिफाजत का भी मालूम नहीं था। आ मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द मिसफॉर्चून, बदकिस्मतियों से इंसान हिफाजत की कदर कीमत तब तक नहीं जानता अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, जब तक इंसान खुद बदकिस्मती का शिकार नहीं हो जाता। यानी जब तक इंसान के पास चीज़ होती है आइडिया नहीं होता, जब कोई चीज़ इंसान से छिन जाती है तो फिर उसकी कदर मंजिलत का इंसान को पता लगता है। और सेकंड स्टोरी है, इट वाज रिलेटेड दैट द वाइल अ डियर वाज बीइंग रोस्टेड फॉर नौशेरवा, नौशेरवा के लिए एक हरन भुना जा रहा था। अ किंग ऑफ पर्शिया, जो ईरान का बादशाह था, फेमस फॉर इज जस्टिस, और ये बादशाह इंसाफ के मामले में बड़ा मशहूर था। नो साल्ट कुड बी फाउंड, नमक नहीं मिला। अ बॉय वाज सेंट टू द विलेज टू ब्रिंग सम साल्ट, लड़के को भेजा गया करीबी गाँव नमक लाने के लिए। द बॉय ब्रॉट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट, और नमक बादशाह को पेश किया गया और उससे पूछा गया बादशाह ने कि क्या इसकी पेमेंट की है। नो सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि नहीं। पे फॉर द साल्ट सेड द किंग, बादशाह ने ऑर्डर्स इशू कर दिए कि नमक की कीमत अदा करो। लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम, नहीं तो ये एक रवाज बन जाएगा। एंड द विलेज बी रुइंड, और पूरा गांव जुल्म की वजह से तबाह हो जाएगा। हैविंग बिन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्राइफलिंग डिमांड, ट्राइफलिंग मीन मामूली, आम सी। जब पूछा गया बादशाह से कि इतना इस तरह की मामूली जो डिमांड्स है, जो मुतालबात, इससे क्या नुकसान हो सकता है, और बादशाह ने फिर कहा द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की बुनियादें वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में छोटी थी, यानी जुल्म की बुनियादें दुनिया में छोटी थी। सेड द किंग, बादशाह ने कहा हुएवर इनलार्ज इट, जिसने इसके अंदर इजाफा किया, दैट इट रीच्ड इट्स प्रेजेंट मैग्नीट्यूड, हत्ता कि ये मौजूदा हुजम को पहुंच गया, इज एट फॉल्ट, वो गलती पर है। यानी जो इसमें इजाफा करता है वो बंदा गलती पर है। इफ़ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर बादशाह राया के बाग में से एक सेब खाएगा, इसलिए विल पुल डाउन द होल ट्री, यानी बिना इजाज़त के, बिना पे किए, तो उसके गुलाम जो उसकी जो टीम है वो बगैर पूछे सारे दरख्तों को गिरा देंगी। फॉर 5 एग्स, 5 अंडों के लिए विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स, अगर 5 अंडे चाहिए और बादशाह कहेगी ले आओ जैसे तैसे करके ताकत के इस्तेमाल से। पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, उसकी आर्मी से मुतल्लिका लोग, विल पुट 1000 फाउल्स, FOWL फाउल परिंदे, हज़ारों परिंदों को टू द ऑन द स्पिट, सीख पर चढ़ा देंगे। यानी अगर बादशाह कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए और जैसे भी ले आओ, तो उसकी आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, जुल्म सितम से भी गुरेज नहीं करेंगे। अ टायरेंट डजंट रिमेन इन द वर्ल्ड, जालिम दुनिया में नहीं रहता, बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉर एवर, लेकिन उस पर पड़ने वाली लानत वो हमेशा के लिए बाकी रह जाती है। इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 जब वो कंप्लीट होता है, कल इंशाल्लाह सेकंड पास और इसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। और मूव करते हैं आज के सेकंड पार्ट की तरफ। ग्रामर सेक्शन और इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं आज 156 टू 160। सो फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, 156 पेयर ऑफ वर्ड नंबर, लेटर पी से प्रॉफिट, फ़ायदा। देर इज़ नो प्रॉफिट इन दिस बिजनेस, इस बिज़नेस में कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिट पैगंबर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। पेयर जोड़ा, ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज़, उसने जूतों का एक जोड़ा लिया। पेयर तराशना, पेयर द नेल्स ऑफ योर हैंड्स, अपने हाथ के जो नाखून है वो तराश लें। पीस टुकड़ा, गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का एक टुकड़ा दे दें। और पीस अमन, वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, हमें दुनिया में अमन चाहिए। पर्सनल, ज़ाती, इट इज़ माई पर्सनल अफेयर, ये मेरा ज़ाती मामला है। और पर्सोनल, अमला, ही इज़ अ पर्सोनल ऑफिसर इन अ मिल, वो मिल के अंदर अमले का ऑफिसर है, यानी एडमिन डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। पेल, बाल्टी, शी बॉट अ पेल ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, वो कुएँ से पानी की एक बाल्टी लेके आया। और PALE, पेल, लास्ट वर्ड। जर्द, ही लुक पेल आफ्टर हिज इलनेस, बीमारी के बाद वो जर्द दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही आज के लेक्चर के हमारे दोनों सेक्शंस कंप्लीट होते हैं।